हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं पीके सिन्हा, मैथमेटिक्स बाय पीके सिन्हा क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले वीडियोस में मैंने ये कहा था कि मेरा अगला वीडियो आएगा जिसमें मैं डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन का सैरस रूल और लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो डिटर्मिनेंट मेथड है इसके बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन इसके पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो 12th पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। सैरस रूल हो या लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट मेथड से करना हो, ये सिलेबस में नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, बिल्कुल मैं करूंगा इसको डिस्कस। लेकिन अभी मेन मेरा जो फोकस है वो वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो 12 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 12 बोर्ड को दिमाग में लेकर के ये वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ। इसलिए जो सिलेबस 12 के स्टूडेंट्स के लिए है पहले उसको डिस्कस करेंगे, इसके बाद जाकर के डिटर्मिनेंट के कम्पिटिटिव लेवल के प्रॉब्लम्स के लिए फिर डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों का भी वीडियोस आगे जो है अपलोड किया जाएगा। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहाँ पे है इस पे बात कर रहा हूँ, है ना। तो चलिए ज़्यादा आपका समय न लेते हुए हम उस टॉपिक पे आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। applications of determinants to coordinate geometry। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए, अगर इफ x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are the coordinates of vertices of a triangle ABC, and if delta be its area, then from coordinate geometry डेल्टा जो होगा इक्वल टू, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये पढ़ा है, 11th में इस चीज को बताया गया है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 नॉट x3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये पढ़ा होगा आपने। इसको हम
ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए हाफ x1 y2 माइनस y3, यहां पर क्या है, y3 माइनस y1 है, इसको हम y1 माइनस y3 कर सकते हैं। तो y1 माइनस y3 करेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस x2 y1 माइनस y3, अब प्लस x3 y1 माइनस y2, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको ऐसा हमने लिख दिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट क्या करते हैं उस चीज को आप देखिए, ऊपर हम मिटा दे रहे हैं, अब देखिए डेल्टा इज इक्वल टू हाफ, ऐसा तो हमने लिख दिया। ये जो पॉइंट देख रहे हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x1 y2 y3 1 1, फिर लिखें माइनस x2 क्या y1 y3 1 1, ठीक है, सीधा लाइन पार देते हैं, लाइन भी कर देते हैं, फिर प्लस x3, यहां पे हमने क्या लिया x3 y1 y2 1 1, डिटर्मिनेंट। अब जरा चेक कर लीजिए, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं y2 माइनस y3 y1 माइनस y3 y1 माइनस y2, हो गया। अब ऐसा जब हम लिख सकते हैं तो बिल्कुल इसे डिटर्मिनेंट थर्ड ऑर्डर का जो है उस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी डेल्टा इक्वल टू हाफ। देखो सबसे पहला रो में x1 x2 x3, दूसरा रो में y1 y2 y3 1 1 1, ऐसा हमने कर दिया, ठीक है। दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। देखिए क्या करना होगा, देखिए स्विचिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में हमने बताया था कि दो रो या दो कॉलम को अगर आपस में चेंज करो, वैल्यू नहीं बदलता है लेकिन उसका सिग्नेचर चेंज करता है, साइन चेंज कर जाता है, वही हम प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करते हैं। हमने R2 और R3 को आपस में चेंज किया, देखिए R2 और R3 को, तो इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू हो गया वो हो गया क्या, माइनस हाफ। पहला रो में कोई परिवर्तन नहीं किया हमने, 1 1 1, और यहां पे आ गया क्या है y1 y2 y3, ठीक है। अगेन हम एक बार फिर से चेंज करते हैं, देखिए यहां पे फिर लिखेंगे यहां पे R1 और R2 को आपस में बदल दो, तो अबर डिटर्मिनेंट जो माइनस हमने किया था अब वो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी हाफ। अब यहां पर पहला जो रो आ गया 1 1 1, x1 x2 x3 y1 y2 y3, this is area of triangle, this is the area of triangle ABC whose vertices are respectively x1 y1 x2 y2 and x3 y3, है ना। ये दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। करना क्या है, अगर मान लो, देखो कितना आसान हो गया, अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं क्या करना है,
पहला रो में 1 1 1 लेना है, दूसरा रो में तीनों पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके एक्स कोऑर्डिनेट यानी एब्सिशा को लेना है, और तीसरा रो में तीनों पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट जो हैं उसके वैल्यू को लेना है। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। इसको हम लोग और एक तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए, क्योंकि रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में हमने ये देखा था कि डिटर्मिनेंट के जो वैल्यूज हैं वो नहीं चेंज करते हैं अगर रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दिया। तो अभी देखिए यहां पर हम ये भी कह सकते हैं और डेल्टा इज इक्वल टू हाफ। ऐसा करो, पहला जो रो है उसको कॉलम बना दो 1 1 1, दूसरा रो है वो कॉलम बना दो 1 x1 x2 x3, तीसरा रो जो है उसे y1 y2 y3। ये देखिए, दिस इज ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी आप चाहे कॉलम के फॉर्म में लिखो, पहला कॉलम 1 1 1, दूसरा कॉलम x कोऑर्डिनेट्स तीनों पॉइंट के, तीसरा कॉलम जो है वो y कोऑर्डिनेट तीनों पॉइंट का ले लिया। दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं, फिर आगे के पॉइंट्स को लेते हैं। एक मिनट। देखिए, अगर मान लीजिए प्रॉब्लम हमारे सामने देता है यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम इस पे एक एग्जांपल भी दे रहे हैं। देखिए, यूजिंग determinant find the area of triangle। find the area of triangle whose vertices are 1 3 4 2 and 2 5, है ना। हम लिखेंगे लेट डेल्टा बी द एरिया ऑफ द triangle ABC whose vertices are, सॉल्यूशन है ये डिटर्मिनेंट मेथड से, whose vertices are A पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 3, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4 2 एंड C पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 5, है ना। देन डेल्टा विल बी इक्वल टू हाफ। क्या करना है बाबू, पहले तो आप पहला रो में 1 1 1 डाल दो, दूसरा रो में तीनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को लिख लो यानी 1 4 2, और फिर तीसरा रो में तीनों पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के लिख लो 3 2 5। दैट्स ऑल, फाइन। कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। चलिए, वैसे मुझे पता है आप आराम से इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, फिर भी यहाँ पे जस्ट आप देख लीजिए
5 इंटू 4 इंटू 5 20 माइनस 4 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 6 5 माइनस 6 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 12 2 माइनस 12। ठीक है, अब देखिए ये क्या आ गया, हाफ। ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 16 सॉरी माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू माइनस 10 होगा। देखिए ये कितना हो गया, हाफ 16 प्लस 1 माइनस 10 16 प्लस 1 17 माइनस 10 यानी 7/2 स्क्वायर यूनिट्स। ऐसे आप इसको नोट क्या करें, इसको आप एक्सपेंशन करके खुद आप निकाल सकते हैं। दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। डिटर्मिनेंट का यूज करके अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा? चलिए अब फिर हम दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए कंडीशन हमको निकालना है कि 3 स्ट्रेट लाइन कनकरेंट होंगे। देखिए अगर इफ 3 स्ट्रेट लाइन लाइन्स passing through a point, then the lines are said to be concurrent। अगर 3 स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट से पास करता है तो उसे हम एक बिंदुगामी कॉन्करेंट कहते हैं। ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है और ये तीसरा लाइन है। तो डिटर्मिनेंट के मेथड से 3 स्ट्रेट लाइन के कॉन्करेंट होने का जो कंडीशन है वो क्या है, इसको डिस्कस करना है। उसके बाद एक और पॉइंट है जिसमें कि ये कहा गया कि अगर 3 पॉइंट, अगर मान लो 3 पॉइंट ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं हैं बल्कि कॉलिनियर हैं, मतलब एक रैखिक हैं, तो उसका कंडीशन क्या है, किस तरह से हमें पता चलेगा कि 3 पॉइंट जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में हैं, कॉलिनियर हैं। ठीक है, तो ये चीज है सबसे पहले तो कॉलिनियरिटी के कंडीशन, उसके बाद कॉन्करेंसी के कंडीशन, यानी 3 स्ट्रेट लाइन के कॉन्करेंट होने के जो कंडीशन है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। और उसके बाद 3 पॉइंट एक लाइन में अगर लाई करते हैं उसके क्या कंडीशन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा, तो सबसे पहले हम ये बता रहे हैं टू फाइंड द condition that the points x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are कॉलिनियर, एक ही पॉइंट में एक रैखिक होंगे, इसके क्या कंडीशन है, कॉलिनियर, है ना। देखिए मान लीजिए ए बी एंड सी बी 3 कॉलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। देन एरिया ऑफ
ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या होगा 0, यानी हाफ 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 equal to 0 implies 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 equal to 0. This is the required condition. This is the required condition. ये तीन स्ट्रेट लाइन के तीन पॉइंट के कंकरेंट होने, सॉरी, तीन पॉइंट के कॉलिनियर होने का ये कंडीशन है. दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन. अगर तीन पॉइंट कॉलिनियर होंगे, एक रैखिक होंगे, तो उसके ये कंडीशन है. डिटर्मिनेंट के मेथड से स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को निकालने का तरीका है ना. ये आप नोट कर लीजिए. कॉलिनियरिटी के बारे में तो अब जान लिए. हम कंकरेंसी पहले लिखे थे, है ना. आपको लगा कि कंकरेंसी छोड़ दिए, ऐसा नहीं है. कंकरेंसी के बारे में भी बताएंगे जस्ट इसके बाद. अभी हम देख लें यहाँ पे कि इस क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन यूजिंग डिटर्मिनेंट यूज करने के बाद find the equation of straight line. Find the equation of straight line passing through two given points x1 y1 and x2 y2. ठीक है. देखो, सॉल्यूशन देखिए. मान लेते हैं P and Q B2 points and let R whose coordinate is xy, arbitrary point है, whose coordinate is xy, be any point on the line passing through the points P and Q. इसका मतलब ये हुआ, सो P Q and R are कॉलिनियर. तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो गए, कॉलिनियर हो गए. इट इम्प्लाइज 1 1 1 x x1 x2 y y1 y2 बराबर 0. यही हो गया. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ straight line. This is the required equation of straight line. यानी अगर मान लो
तो पॉइंट दिया हुआ है और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है तो हम लोग इसके मदद से निकाल सकते हैं, यानी डिटर्मिनेंट प्रोसेस से स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को निकालने का ये तरीका है। जल्दी से हम इस पर एक एग्जांपल भी दे देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए पॉइंट्स को। Find the equation of straight line passing through the points 2, 3 and 3, 4, 3, 5, 2, 3 and 3, 5। ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट करते हैं इसमें। देखिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या करना है बाबू? 1, 1, 1 x 2, 3 y 3, 5 हो गया, इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे हम। 1 इंटू 10 माइनस 9 माइनस 1 इंटू 5x माइनस 3 5x माइनस 3y प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2y बराबर 0। सिंप्लीफाई कीजिए आप इसको। 1 प्लस माइनस होगा माइनस 5x प्लस 3y 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। अभी देखिए माइनस 2x अब प्लस y अब प्लस 1 बराबर 0, यानी अब 2x माइनस y माइनस 1 बराबर 0। दिस इज द लाइन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन स्टिल लिखे हैं, स्ट्रेट लाइन। ये हो गया स्ट्रेट लाइन का रिक्वायर्ड इक्वेशन। समझ में आ रहा? अब लास्ट पॉइंट आपको डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, टू फाइंड द condition that the lines a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0 and a3x plus b3y plus c3 equal to 0 आर कनकरेंट है ना। देखिए, कंडीशन निकाल रहे हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन हुआ। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन हुआ। a3x प्लस
B3y प्लस C3 इक्वल टू 0, ये हुआ तीसरा इक्वेशन, है ना। अब इसमें हम सॉल्व करेंगे किसी भी दो को, है ना, सॉल्व सेकेंड एंड थर्ड, किसी दो इक्वेशन को सॉल्व करें, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकाल के, चूंकि लाइन है तो लाइन को सॉल्व करने पर एक्स वाई का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा, इनफैक्ट वो क्या मिलेगा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। अगर ये तीनों लाइन एक बिंदुगामी है, मतलब कॉन्करेंट है, एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये किसी दो स्ट्रेट लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो तीसरे स्ट्रेट लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम अगर दूसरा तीसरा को सॉल्व करेंगे, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब कॉन्करेंट है, और यही है रिक्वायर्ड कंडीशन। तो आप इस चीज को कैसे निकालते हैं, इस चीज को हम लोग देखेंगे। हम लोग सॉल्व करेंगे पहले दो इक्वेशन को। हम लोगों ने यहां पर पहला दूसरा भी कर सकते थे, लेकिन हम यहां पे दूसरा और तीसरा, चूंकि कंडीशन हमें बनाना है, इसलिए दूसरा और तीसरा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, है ना। सॉल्व सेकेंड, अब बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए ये होगा x अपॉन, जैसे हमको दूसरा तीसरा इक्वेशन सॉल्व करना है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, B2C2 B3C3 इक्वल टू माइनस y अपॉन डिटर्मिनेंट A2C2 A3C3 इक्वल टू 1 अपॉन A2B2 A3B3, है ना। इसको मान लो कैपिटल A, इसको मान लो कैपिटल B, इसको मान लो कैपिटल C। उसके बाद क्या करना है, फ्रॉम A एंड C, फ्रॉम A एंड C we get x बराबर, देखो ये चला जाएगा, यहां पे क्या आएगा, ऊपर में आ गया B2C2 B3C3, और नीचे डिनोमिनेटर ये हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फ्रॉम B एंड C, फ्रॉम B एंड C, देखिए y बराबर हो जाएगा माइनस, न्यूमरेटर में ये चला जाएगा क्या, A2C2 A3C3, और डिनोमिनेटर इसका भी वही रहेगा सेम, क्या, A2B2 और A3, ये हो गया डिनोमिनेटर, है ना। चूंकि पॉइंट्स क्लियर है, नोट कर लेंगे आप इसको। अब हम ये देख रहे हैं कि चूंकि ये पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं, तीनों लाइन जो हैं वो कॉन्करेंट है, तो हम ये लिखेंगे कि सिंस लाइन्स आर कॉन्करेंट, सो point of intersection of line second and third satisfy point of intersection of line second satisfies इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है। सिंस लाइन्स आर concurrent, so point of intersection of lines first and second satisfies equation first. It means A1, देखिए क्या होगा, A1 पहला x कोऑर्डिनेट डालेंगे, B2C2 B3C3 A2B2 A3B3, माइनस हो जाएगा चूंकि y कोऑर्डिनेट में माइनस आ रहा है। B2 क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए पहला A2C2 A3C3, फिर ये होगा कितना, A2B2 A3, अब प्लस C1 बराबर 0,
इट इम्प्लाइज, एलसीएम ले लेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए B2C2 B3C3 माइनस B1 A2C2 A3C3 अब प्लस C1 A2B2 A3B3 इक्वल टू 0। क्लियर है? इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 equal to 0. This is required condition. This is the required, ये हुआ तीन स्ट्रेट लाइन के कनकरेंट होने का कंडीशन। यानी यहां पर अगर आप देखते हो तीन लाइन है हमारा, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एक लाइन है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 दूसरा लाइन है, A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0 तीसरा लाइन है। इन तीनों को कॉन्करेंट होना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशन होगा A1, आप कोफिशिएंट्स को लिख देंगे और कांस्टेंट टर्म को, जैसे इक्वेशन में आया है ना, A2 B2 C2 A3 B3 C3 और उसका डिटर्मिनेंट 0 कर देंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 स्ट्रेट लाइंस, है ना। अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़ाए हैं डिटर्मिनेंट्स का, मेरा ये वीडियो आज यहीं तक है। अगले टॉपिक में प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, है ना। इसके बाद फिर हम आगे मिलेंगे। अगले वीडियो तक आप इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।